सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। दुनिया भर में एक तस्वीर ने बहुत लोगों को रुलाया है। नवासा नाना के सीने पे बैठ के रो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम की एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने लोगों को हिला कर रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखे जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखे जा रहे हैं, OIC को ख़त लिखे जा रहे हैं। बहुत शोर मच रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। वो बच्चा, उसके नाना को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया इंडियन आर्मी ने। मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार किस्म का शोर शराबा जारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। इस पर बात करने की ज़रूरत है। आज हम इस अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और मामला ये है कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में ख़ुद इस्लामी ख़जाने से कोई मस्जिद या कोई मंदिर या कोई और इबादतगाह बनाने के लिए रकम दी थी? तो हुकूमत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फ़ंड्स के ज़रिए एक मंदिर बनाने की तरफ जा रही थी। रुक गया है, नहीं रुका है, कहाँ गया? लेकिन ये फ़ैसला क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर एक मामला है, बारिशें होने वाली हैं। बारिशें कराची में होनी है, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में होनी है, लेकिन नाले साफ़ नहीं हैं। नाले बिल्कुल साफ़ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे पास वसाइल नहीं है, ज़िले हुकूमत कहती है हम क्या करें, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। आज रात से पेशन गोई की गई है कि 2 दिन तक कराची में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिशें होंगी। होगा क्या? ख़तरनाक किस्म की इतलात हैं। मामला ये है कि आज से चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, बल्कि अहकामात दिए, शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि तमाम सूबों को वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि सूबाई मालियाती कमीशन फ़ाल किया जाए। यानी कि जो NFC का पैसा आ रहा है, सूबे तय करें हर ज़िले को उसके पैसे मिलें। अब ये मामला बहुत संगीन किस्म का है कि हो क्या रहा है। हम जब ज़िले हुकूमतों की बात करते हैं तो हमारे जहन में, पाकिस्तानियों के जहन में एक नाम आता है, और वो नाम है सैयद मुस्तफ़ा कमाल का, जिन्होंने कराची को बदल दिया। बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि कराची के बारे में लोग कहते थे दुनिया का तेज़ तरीन तरक्की करने वाला शहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बड़ी तेज़ी से काम हुआ। मैंने आज उनको अपने प्रोग्राम में दावत दिया। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल भाई, हम रोएं, हम सिसकियाँ लें, हम बेबसी का इजहार करें, कराची में रहने वाले लोग कि जिनको ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ना कराची सर्कुलर रेलवे मिलता है, ना मामूल की जो ज़रूरियात इस सतह के शहर के पास होनी चाहिए वो मिलती हैं। और आज जब बात हो रही है, महकमा कह रहा है कि बारिशें होने वाली हैं, तो सबके हैंड्स अप हैं कि हम नाले साफ़ नहीं कर सकते। एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों ने पैसे दिए, नाले साफ़ होंगे। नासिर शाह साहब पतली गली से गुजर रहे हैं और वसीम अख्तर साहब जो है वो लापता हैं। इस शहर का होगा क्या? इस शहर को किस तरह हैंडल करेंगे? आपके दौर के अंदर ऐसा लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रिप है, हर वक्त मौजूद है। उसके बाद से लावारियस जो है वो इस शहर के अंदर एक इन्वायरमेंट है। क्या देखते हैं आप सूरत हाल? फैसल भाई, कोई रोने की जरूरत नहीं है। ये शहर कल सुबह से ठीक होना शुरू हो सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आपके शहर पे अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बदकिरदार क़यादत, बदकिरदार लोग अहम पोस्टों पर मुसल्लत हैं, जिसकी वजह से ये हमारे आपके आज के ये हालात हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। अगर ऐसा होता तो ये 4 साल पहले इस्तीफा देकर चले जाते। इख्तियार इतना बिल्कुल है कि आज शहर मेंटेन हो सके। मसला किरदार का है, इख्तियार का नहीं है। किरदार ठीक हो, अगर इनको मरना याद हो, उसके बाद उनके होने वाले सवालात और जवाबात का याद, तो ये शहर कल सुबह से ठीक होना शुरू हो जाए। आप जब मेरे ज़माने की बात कर रहे हैं भाई, हमें भी कोई नहीं सोचता था रातों को बिस्तर छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर सड़क पर खड़े होकर रात पूरी जो है वो अपनी लगा शहर वालों के लिए। हमें हमारे दिलों में ये खौफ था कि ये जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला को उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम रिश्वतें नहीं लेते थे, हम हराम नहीं कमाते थे। ये वजह है सारी। लेकिन फंड्स तो होते थे ना आपके पास, तो फंड्स होते, तरक्याती फंड। मुशर्रफ साहब ने आपको बहुत पैसे दिए थे, तो आपके पास फंड्स थे, आप प्रोजेक्ट। ये तो कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। मैं वसीम अख्तर साहब से भी कोशिश कर रहा हूँ राब्ता करूँ, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। फैसल भाई, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं ये लोग ना, गलत बात। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए
अभी तो आप जो बात कर रहे हैं, आप किसी ब्रिज बनाने की बात नहीं कर रहे, आप किसी अंडरपास बनाने की बात नहीं कर रहे, आप किसी स्कूल बनाने की बात नहीं कर रहे। भाई मान लिया कि भाई उसके लिए फंड नहीं होंगे, लेकिन क्या आप ये बात कर रहे हैं कि कचरा उठाने के फंड नहीं है? क्या आप ये बात करें कि नालों की सफाई के फंड नहीं है? गजब खुदा का। मैंने इसी बात पर एक दफा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा ये झूठ बोलते हैं, 3 महीने के लिए शहर मुझे दे, मैं साफ कर देता हूं। इनको मस्ती सूझी, इनको लगा कि मुस्तफा कमाल को रिडिक्यूल करेंगे, जलील करेंगे। ऑर्डर निकाल दिया। इन्होंने मेरा ऑर्डर निकाल दिया कि सीडी गार्बेज लगाते मुस्तफा कमाल को। उस मुस्तफा कमाल को जो मेयर रहा है, वजीर रहा है, सेनेटर रहा है, चेयरमैन रहा है पार्टी का, आप देखें कि 14 मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, 14 घंटे के अंदर उसने ये वापस ले लिया, ऑर्डर वापस ले लिया। जी भाई, ये इस बात का सबूत है कि उनको पता था कि मैं अगले दिन से शहर को साफ करना शुरू कर सकता हूँ इसी इख्तियारात में। फैसल भाई, मैं वैसे ही नहीं बात कर रहा, ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है। मैं शहर के मैं जिस ऑफिस से निकल कर आया हूँ, मुझे एक एक चीज का पता है। ये कह रहे हैं, इनका अपना बयान है सिटी गवर्नमेंट के जो करता धरता लोग हैं कि भाई हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडीपी में सिर्फ 10 अरब रुपए मिले हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है हमने 40 अरब रुपए दिए हैं। अगर इतनी बात मान ले, डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 10 अरब रुपए मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब यह है कि वो पैसा पेट्रोल में, तनख्वाह में और किसी और चीज में खर्च नहीं, सिर्फ तो प्योरली वो डेवलपमेंट के होते हैं। और उसका तरीकेकार ये होता है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट जो 2 करोड़ से बड़ा टेंडर नहीं कर सकते। 2 करोड़ का मतलब ये है, 10 अरब रुपए से 2 करोड़ का मतलब ये है फैसल भाई कि आप जो है वो 200 के करीब जो है वो 200 के करीब जो है वो आप नहीं 500 के करीब आप 2-2 करोड़ के 500 नए प्रोजेक्ट करें शहर में। 2-2 करोड़ के 500 नए, आप मुझे 5 प्रोजेक्ट बता दें। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। इनकी इंक्वायरी, इनका करप्शन जो है वो सबको पता होना चाहिए और पता चल जाएगा। ये गलत बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि इख्तियारात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इतने भी पैसे नहीं कि नालों की सफाई नहीं कर सके। ये मेरा मौक़िफ़ है और मैं बारहा ये वाली मैं किसी भी जगह खड़े होकर चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक है, बहुत ठीक बात है, बहुत ठीक बात आपने। अब ये बताइए कि अब होगा क्या? बारिश होंगी तो कराची वाले क्या करें? केई वालों ने तो ऐसा माहौल बनाया हुआ है किसी के सुनने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत उसमें हाथ नहीं डालती, वफाक की हुकूमत आंखें बंद करके दूर है और वो बिल भी बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं और बिजली भी नहीं दे रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा है, पानी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। अब होगा क्या जब 2-3 दिन बारिश होगी और पानी खड़ा हो जाएगा शहर में, एक कोहराम मच जाएगा, कौन इसको हल करेगा? फैसल भाई, पिछली बारिशों में 100 से ज्यादा लोग मरे, सैकड़ों जानवर मरे, उसके बाद भी जो है वो किसी को खबर। मैंने उस वक्त कहा था कि हम जो है अगली बारिश में इसी तरह से फिर पोएम कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, खागम बादान, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है पहले से ज्यादा बुरी कंडीशन होगी। इसलिए सबने अपने अपने जो है वो बयानात ठोक दिए हैं और सबने कह दिया कि भाई हमारा अख्तियार है, हमारा अख्तियार नहीं। तो भाई हम कोई क्या इंडिया से किसी को लेकर आए या इजराइल से किसी को लेकर आए यहाँ पर हल कराने के लिए मसला? पाकिस्तान की हुकूमत का वजीर आजम बैठा हुआ है, यहाँ से उसके पास 14 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एमक्यूएम यहाँ से वजारतों में भी है, मेयर भी है। और भाई अब किसके पास हम जाएं? अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये सब नाअहल लोग हैं। अब आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, देखिए आपने क्या कर रही है के इलेक्ट्रिक के आपने परमिशन दी है कि भाई जो आपका बैड डेप्ट है आप उन लोगों से पैसे वसूल कर लें एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी बिल दे रहे हैं। तो हमारे और आपके बिलों में उन लोगों के भी हम बिल दे रहे हैं जो लोग बिल देते हैं। जो बिल नहीं दे रहे, जो चोरी कर रहे हैं, उसका भी पैसा के इलेक्ट्रिक उन लोगों से रिसीव कर रही है जो ऑलरेडी बिल दे रहे हैं। एक तो ये इनको अलाउ कर रखा है। फिर के इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं, अबराज ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ नकवी साहब, वो वजीर आजम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबको पता है। उनके डोनर हैं बहुत अच्छे। ये के इलेक्ट्रिक का मामला तो, बिजली का मामला तो 1 मिनट में वजीर आजम हल करा सकते हैं। 14 सीटें, 25 MPs, 14 MLA नहीं करा रहे मसला, क्योंकि भाई वो डोनर है। अब उन्होंने डोनर है, उनके मामला तो कमल भाई मैं उस साइड पे आता हूं। ये बात आपने बिल्कुल सही, सबको समझ आ रहा है कि इमरान खान अपने डोनर जिससे चंदा लेते हैं उस पर सख्ती नहीं करते। वो बेशक पूरी कौम पे सख्ती करें, उस पर सख्ती नहीं करते। अच्छा ये बताइएगा, ये जो वजीर आजम ने अहकाम दिए हैं कि सूबाई मालियाती कमीशन को फाल करें और हर डिस्ट्रिक्ट में पैसे डालें, तब NFC वाला फार्मूला चलेगा। इससे डिस्ट्रिक्ट में जब पैसे आ जाएंगे तो इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये वजीर आजम के इक़दाम से आप मुतमईन हैं? भाई ये वाली बात जिस दिन से हमने सियासत शुरू की है, पहले दिन से मेरा रिकॉर्ड पे निकाल के रखना सारी बात। मैंने PFC का नाम पहली दफा लिया ही हमने है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का नाम लिया ही सबसे पहले हमने है।
लेकिन मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, वजीर आजम ने भी हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, ऐलाना सुने हैं, लेकिन उनको आज तक उन पर अमल नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ऐलान बहुत अच्छा है, लेकिन अमल करवाएं ना। वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो अपोजिशन लीडर नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि NFC के साथ PFC को टैग किया जाए, मशरूत किया जाए। सूबों को जब वफाक पैसे दे रहा है तो सूबों के लोगों के पैसे, किसी एक वजीर आला के पैसे नहीं है। 18वीं तरमीम में सूबों को जब किया गया है, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है, तो वजीर आला को सिर्फ खुद मुख्तारी दी गई है, तमाम सूबे को खुद मुख्तारी दी गई है। इसलिए सूबे के तमाम गांव, गोठों, गलियों, शहरों तक, डिस्ट्रिक्ट तक ये इख्तियारात और वसाइल पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैं हमारा ये पहले दिन से मुतालबा है कि NFC अवार्ड को टैग करें, मशरूत करें PFC अवार्ड के साथ, और उसी फॉर्मूले। अब सवाल आपने उठा दिया, आप इसको बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, आपने उठा दिया कि इसको एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मैं इम्तियाज शेख साहब से भी बात करूंगा, कैबिनेट के इजलास के अंदर है वो, हो सकता है अभी हमें ज्वाइन कर लें, सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये मजमूई तौर पर अगर हम सिंध के सूबे अजला देखें तो 29 अजला हैं। आपके ख्याल में कराची को अगर ये सूबाई मालियाती कमीशन एग्जीक्यूट करने की तरफ जाते हैं तो कराची को कितने पैसे मिलेंगे आपके ख्याल में? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस फॉर्मूले के तहत आप वफाक से NSC अवार्ड ले रहे हैं, आप वही फॉर्मूला PFC अवार्ड पे भी लगा लें। 3-4 क्राइटेरिया आपको पता है, 1% पॉपुलेशन का है, 1% रेवेन्यू का है, 1% पॉवर्टी का है। आपको पता है कि पॉवर्टी में जो है वो बलूचिस्तान को 1% ज्यादा मिलता है। आपको पता है कि पॉपुलेशन में पंजाब को कुछ परसेंटेज ज्यादा मिलते हैं। आपको पता है कि जो है वो रेवेन्यू में सिंध को कुछ परसेंटेज ज्यादा। तो आप वही परसेंटेज, यही फॉर्मूला जो कि NFC का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप उसी का, और नया कमीशन ना बनाए कि आप ये देखिए, अगर आप वज़ीर आला के हाथ में दे देंगे कि यहाँ पर वो PFC के नई कमीशन बनाएंगे तो वो आपको मर्जी से अपने लोगों को, वो तो न्यूट्रल कमेटी नहीं, NSC की जो कमेटी है वो है न्यूट्रल कमेटी। उसी कमेटी के तहत इस पे आगे चलना चाहिए। आप कह रहे हैं वही फॉर्मूला, मेरे सामने फॉर्मूला है, वही आप सही कह रहे हैं, पॉवर्टी का और पॉपुलेशन का, रेवेन्यू का, ये 3-4 पॉइंट्स के ऊपर है। मैं पंजाब के जो तर्जुमान हैं कमाल साहब, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहा हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब, खुशामदेद आपको प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने जबरदस्त छक्का मारा है, तारीफ कर रहे हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल। ये इसकी कैंपेन बहुत सालों से चला रहे हैं कि सूबाई कमीशन बना दिया जाए, मालियाती कमीशन बना दिया जाए और हर डिस्ट्रिक्ट को पैसे दे दिए जाएं। आपके ख्याल में रुकावट क्या हो सकती है? क्योंकि तारीफ तो कर दी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर सूबाई मालियाती कमीशन के तहत सूबों, तमाम अजला के अंदर ये पैसे जब जाएंगे तो एक चेंज नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त मौज़ूआत चुना है। असल में टेलीविजन का काम जो है वो इसी किस्म के मौज़ूआत हैं जो असल में पाकिस्तान के लोगों के मसले हैं और जो असल में हल तलब हैं, उसकी तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू को बड़े नमाज से सुन रहा था, क्योंकि उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फैसल भाई, एक चीज में हमें असल में ये जो कौमी इशूज हैं, ये एक कौमी इशू है। असल में पाकिस्तान के लोगों का इशू ये इशू है जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने डिवॉल्व की पार को और अपने पास ले आए अपनी सारी जो ताकत है, तो उसके पीछे जो मंजरिया था वो आज तक आपके सामने खुद पे खड़ा हुआ है। मंजरिया ये था जो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि हम सिमट के वफाकी पार्टी से सूबाई पार्टी बनने जा रहे हैं तो हमें इख्तियारात भी वफाक से वापस लेके सूबे के पास ले आने चाहिए। लेकिन जो असल उसकी रूह थी, जो स्पिरिट थी, वो वही प्रोवेंशियल फाइनेंस रिकॉर्ड था, जिसकी तरफ आप अभी जब मुस्तफा भाई बात कर रहे थे, आपने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम रख दिया है। देखिए, जब तक हम मरकज से, तो हम NFC की बात करते। बसर साहब की आवाज़ नहीं आ रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। मैं तो इसलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मैं ख़तरात देख रहा हूँ, नाले साफ़ नहीं हो रहे। कराची की जो गवर्नमेंट है, मेयर साहब उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्हें दावत दी इस प्रोग्राम में आने के लिए, उन्होंने माजरत कर ली। सिंध हुकूमत को दावत दी है, 2-3 उनके तर्जुमान हैं, वो आके बात करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास बेहतरीन तजर्बा है और वो बगैर उसके लोगों के साथ ताउन करने को तैयार हैं। अब एक नई चीज़ जो सामने आ गई है, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमल दरामद करने के लिए कह दिया है, सूबाई मालियाती कमीशन। इस कमीशन के तहत पाकिस्तान में निज़ाम ठीक हो सकता है। अब तो जो होगा वो होगा, कराची में जो होगा, जो बारिशें होंगी, तबाही तो आएगी, जिसके लिए अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन पिछले बार 100 से ज़्यादा लोग जांबाग हो गए थे सारे मामलात में। अंदरूनी सिंध भी ये कोई इंतजाम नहीं है। कैबिनेट का इजलास अभी हो रहा है, इजलास मीटिंग
एग्जीक्यूशन नहीं होती। उस्मान सईद बसर साहब, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल करें। पंजाब के अंदर 36 अजला हैं, पसमानदगी बहुत ज़्यादा है पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के अलावा साउथ पंजाब के अंदर। देखिए फैसल भाई, मैं जैसे आपके सामने अपनी गुजारिश रखी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सही मानों में पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार की और वसाइल की निचली सतह पर मुंतकिली है, जिसको हम ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर कहते हैं, वजीर आजम की जमहूरियत जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी मंशा ये है कि इसको सही मानों में, अगर पंजाब की आपने 36 जिला की बात की तो तौसा भी पाकिस्तान का एक जिला है ना जी, पंजाब का एक जिला है। आप तौसा में चले जाएं, आप राजनपुर में चले जाएं, आप बकर में चले जाएं, तख्ते लाहौर ने आज तक वोट लेने की हद तक तो इनको अपने साथ रखा और इनसे वोट लिया बराबर का, लाहौर के बराबर, लेकिन कभी भी जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है इसके ऊपर पाकिस्तान के किसी भी सो कॉल्ड जमहूरी लीडर ने इसके ऊपर बात नहीं की। आज इमरान खान क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि जब हमने वो देखते हैं, इमरान खान और मेरे वजीर आज़म ये देखते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर कि एक डिसइक्विलिब्रियम है जो तरक्की का है, वो बखर में और है, तौसा में और है, राजनपुर में और है, वो लाहौर में और है। बहुत अच्छी बात है। असल में बसरा साहब मुझे खाली ये बताइएगा तो मुस्तफा कमाल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं कि इसका कोई टाइमलाइन क्यों तय नहीं करते हैं? बड़े अच्छे ऐलान आते हैं, सवाल यही खड़ा हुआ है कि इसको 30 दिन में हल करेंगे, 60 दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे, कोई टाइमलाइन लाए ना कि ये एनएफसी के साथ ये सूबाई मालियाती कमीशन इतने दिन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। देखिए फैसल भाई, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि अभी हम इसके ऊपर टाइमलाइन प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अभी दी, क्योंकि अभी ये मसले को हम लेके आए हैं और ये तय हो गया है कि अब इसके ऊपर जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है, इसके ऊपर अब हम गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करवाएगी। अगली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी 1-2 उसके अंदर आपको उसकी टाइमलाइन नजर आएगी। लेकिन ये आप देखिए कि इस मौजू के ऊपर फैसल भाई जो असल में टेलीविजन का मौजू है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसके ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई। पीपल्स पार्टी इसकी बहस का हिस्सा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब। हमारी कोशिश यही है कि मसाइल को हल करें। मैं ब्रेक ले रहा हूं। मुस्तफा कमाल साहब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है। मेयर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के, एक एक चीज को जानते हैं। कराची बहुत मसाइल का शिकार है। मुस्तफा कमाल साहब होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो इंतज़ामात देखने में आया करते थे, लेकिन चंद सालों से ना कचरा कराची का उठ रहा है, ना बिजली से मुतालिक जो लोगों को एक परेशानी है उसके ऊपर एड्रेस कोई कर रहा है, ना सूबाई हुकूमत, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना जो पानी चाहिए कराची को वो प्रोवाइड हो रहा है। सनत सबसे ज़्यादा कराची में, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सनत कराची में, 9 इंडस्ट्रियल जोन हैं। इस शहर को जिस तरह से चलाया जा रहा है ये एक मिसाल है। इस तरह से शहर चल रहा है, ये यकीन नहीं आता कि यहाँ कोई ट्रेन नेटवर्क नहीं है, यहाँ कोई बस का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई एलिवेटेड एक्सप्रेसवे नहीं है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन ये शहर कराची 90% सिंध को रेवेन्यू देता है, 70% वफाक को रेवेन्यू देता है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ ब्रेक से पहले थे। मैं सैयद कमाल साहब, आपने बहुत बेहतर अंदाज में कराची को चलाया। मैं पिछले 4-5 साल के अंदर जो सिनेरियो देखूं, पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी इस वक्त वफाकी हुकूमत के अंदर हिस्सा है, पीटीआई ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। लेकिन जब भी कोई मसला आता है तो हम देखते हैं कौन आके कराची वालों को संभालता है। उन इदारों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन संभालता है। सैलानी वेलफेयर वाले सामने आ जाते हैं, जेडीसी वाले सामने आ जाते हैं, ईदी फाउंडेशन आ जाती है, छिपा वाले आ जाते हैं, आलमगीर आ जाते हैं और एनजीओज आ जाती हैं। ये लोग आके कराची को संभालते हैं। आप ये बताइए कराची चलेगा किस तरह, इसका तरीक़ेकार क्या देख रहे हैं आप, किस तरह किस डिजाइन से कराची आगे बढ़ेगा? जी फैसल भाई, आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है, आप सवाल रिपीट कीजिए। मेरी गुजारिश ये थी कि कराची जिस तरह से चल रहा है पिछले कई सालों से, जब भी कोई मसला आता है तो जो फलाही इदारे हैं वो सामने आ जाते हैं। सैलानी वेलफेयर आ जाता है, जेडीसी आ जाता है, छिपा आ जाता है, ईदी आ जाता है, गवर्नमेंट नजर नहीं आती, वो आते हैं, वो संभालते हैं। जहाज गिर जाता है तब भी ईदी के पास लाशें रखी होती हैं, सैलानी वाले पानी और बोतल और बिरयानी खिला रहे होते हैं, छिपे वाले जो है वो ताबूत फराम कर रहे होते हैं, जेडीसी वाला बेचारा तसल्लियां दे रहा होता है। कराची इस तरह चल रहा है। जी बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट है। देखिए कराची वालों ने
जिन लोगों को, जिन कुव्वतों को अपने हुकूक के लिए, उसकी रखवाली के लिए चौकीदारी दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वही चौकीदार चोरों के साथ मिलकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया पीछे से और शहर को लूटा है। और मुझे इस बात के करने में कोई आर नहीं है, मैं इसका पढ़ रहा हूँ। एमक्यूएम इस सारे जुर्म में सबसे बड़ी शरीक है और पीपल्स पार्टी को चूंकि यहाँ से वोट नहीं मिलता तो उनकी ओनरशिप नहीं है। अब ये पीटीआई वालों को वोट मिला है तो वो उनके एमएनए एमपीएस को कोई गलियों में जानता नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को इनको जानता नहीं। मैं आपको देखिए, आपने बिजली की बात की चीजों में आपको बारी बारी में आपको हल बताओ। पहली बात तो वही है कि आपको किरदार वाली लीडरशिप चाहिए। आप बार बार मिसाल देते हैं उस जमाने में से कि भाई किरदार वाले, आप मेरे ही जमाने में, एमक्यूएम के जमाने में हैदराबाद का मेयर भी एमक्यूएम का था। आपने बात की मुशर्रफ साहब पैसे देते थे। फैसल भाई, मैंने तो मुशर्रफ साहब के साथ सिर्फ 16 महीने गुजारे, मैंने तो 30 महीने तो जरदारी साहब के साथ गुजारे। मैं तो 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए जी में जाकर। तो ये वाले ये आवाज कट रही है मुस्तफा कमाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। जी जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, देखिए बिजली की बात करें, मैं आपको हल बताता हूँ। जिस तरह से सेलुलर फोन को आपने मल्टीपल कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी आपको खत्म करनी पड़ेगी। आपके इलेक्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन है, आप इसमें मुख्तलिफ कंपनीज को, मल्टीपल कंपनीज को लाइसेंस दें डिस्ट्रीब्यूशन की, कराची बिजली के सप्लाई के लिए। सिंगापुर की तरह 8-10 कंपनियां सिंगापुर में बिजली प्रोवाइड करती हैं। सिंगापुर की तरह 8-10 कंपनी। आप देखें सेलुलर फोन की मिसाल है। जब एक जमाना था कि आपको रिसीविंग कॉल पे पैसे देने पड़ते थे, आज जो है वो जब आपने उसकी कंपटीशन की है तो आज आपको सिर्फ सिम भी लगाएं तो आपको पैकेज मिलता है इसमें सारा। ये फायदा होता है। दुनिया भर में, लंदन में जाएं, सिंगापुर की आप मिसाल दे रहे हैं, दुनिया भर में मल्टीपल कंपनियां जहां तो जो है वो स्याह करें, सफेद करें, के इलेक्ट्रिक पता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो उनकी मदद के लिए अगर बिजली जलनी है तो वो उनके पास से आनी है बिजली, वो जो चाहे वो कर रहे हैं। ये आपको करनी पड़ेगी जब तक ये नहीं, और ये एक दिन में हो सकता है काम, ये हुकूमत के एक दिन का काम है। वफाकी हुकूमत आज मल्टीपल कंपनीज को लाइसेंस इशू करे, 3 महीने के अंदर ये कंपनी जो है वो सेटअप करें और यहाँ पर जो मेरे पास चॉइस होना चाहिए जैसे कराची के शहरी कि मैं किससे बिजली लूँ। और ये जब सक्सेस मॉडल, फुल मॉडल हो जाए तो आप पूरे सन में ये मॉडल अपनाएं, पूरे पाकिस्तान में ये मॉडल अपनाएं। दूसरी बात, आप जो तमाम बातें कर रहे हैं फैसल भाई, कराची के लोगों को एक दफा अपने मैंडेट पे नजरसानी करके ऐसे किरदार वाले लोगों को अपना मैंडेट देना पड़ेगा कि जिनको खौफ खुदा हो, जिनको मरने का डर हो, जिनको ट्रेनिंग का। अरे मुस्तफा कमाल साहब कहां से लेकर आए? खौफ खुदा वाले लोगों को वोट दिए, 14 सीटें उन्होंने ली, वजीर आजम पाकिस्तान यहां से मुंतखब हुए, कराची आने को तैयार नहीं होते इमरान खान साहब। उन्होंने वादा किया 169 अरब रुपीस का पैकेज दूंगा, वो पैकेज नहीं दिया। उन्होंने कहा लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर के मुताबिक यहाँ पे मेयर के पास पावर्स होंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा रोशनी डाली है सारी सूरत हाल पर। देखते हैं बारिशें होंगी तो क्या सूरत हाल होगी। साहब की गुफ्तगू आप सुनते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कराची के जो हालात हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बार बार वो लोगों को बताएं, गवर्नमेंट को बताएं, एक्सपोज करें सूरत हाल क्या है। लेकिन यहाँ एक और दर्दनाक मामला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बच्चा वो अपनी नाना की लाश के ऊपर बैठा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो तस्वीर 2-3 दिन से इतनी वायरल हुई है, लोगों को रुला दिया है उसने और बार बार रुला रही है। मामला यह है कि कौन इसको झंझोड़ेगा, कौन करेगा। ये खत आप देख रहे हैं, ये खत लिखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs ये खत लिख रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिख रही हैं, यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी जनरल को लिख रही हैं, OIC के अंदर लिखी जा रही हैं। एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन जो मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो पीछे नहीं हट रही है। एक्सपोज हो रहे हैं लेकिन हर धर्मी है। मेरे साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ये जो मामला है, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने सारी दुनिया को हिला दिया, लेकिन मुझे वो रिएक्शन नजर नहीं आया यूरोपीय यूनियन का, नॉर्थ अमेरिका का, फार ईस्ट का, OIC कंट्रीज का, जो तस्वीर में होना चाहिए था, इसके रिएक्शन में होना चाहिए था। इंडिया के खिलाफ उस तरह से चीज नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान इसमें ठीक सिमत में जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब सिमत के भी अगर आप देखते हैं ना तो मुख्तलिफ टेंजेंट है, और पाकिस्तान के हिसाब से जो टेंशन है वो दो चीज़ों में है। एक तो कश्मीर के हवाले से जो एक तारीखी तौर पे कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाते रहे। दूसरा ये अभी जो इस खित्ते में जो सूरत हाल हुई है और उस दहशत गर्दी की जो फिजा चली है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान पे इतना आता है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो
एयरपोर्ट पे हमला हो, स्कूल के अंदर हमला हो, चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हो, उस तमाम के अंदर, तमाम हमलों के अंदर इंडिया डायरेक्ट मुलव्वस नजर आता है, जिसमें उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और उसमें बहुत सारा शेयर जो है वो मुसैद का भी डलता है। तो अब इसके ऊपर जब हमें एक चीज पता चल गई है और ये कंफर्म हो गया है, हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात के हिसाब से उसका दुश्मन कौन है, कश्मीर में कश्मीरियों का दुश्मन कौन है, कश्मीर का मुकदमा लेके कौन सा मुल्क है जो बार बार यूएनओ में जाता रहा है, या कश्मीर का मुकदमा किसने कहा था, नेहरू ने कहा था जब वो कश्मीर का मुकदमा यूएनओ में लेकर चल गया था कि इसको कश्मीरियों की जो विश है उसके मुताबिक सेटल किया जाएगा। अभी इस पे होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ हमारे जो मुस्तकिल मंदूब है या जो हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एक दिन एक साल में एक दफा नहीं बल्कि कंप्रीहेंसिवली वहाँ का जो इंटरनेशनल प्रेस है और जो यूनाइटेड नेशन की जो तंजीमें हैं, जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनके साथ ये पिक्चर्स और ये वीडियोस और ये केस शेयर करना चाहिए कि एक बच्चा अपने दादा की कब्र पे बैठा हुआ है और उसके दादा को इंडियन फौज जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी के तौर पे उभर रही है, जिसको चाइनीज ने मार मार के उनका बुटकस निकाल दिया है और मारा है लाठियों से और मुक्कों से, तो उनका जो हाल वो कश्मीर में उसका जो बदला लेने के लिए कर रहे हैं, उसको हम इफेक्टिव तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब। पाकिस्तान के होने की जरूरत है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सरकारी फंड से मंदिर कायम हो सकता है, क्या मदीने की रियासत में ऐसे होता था, इस पर सवाल करेंगे इस ब्रेक के बाद। मंदिर बनना चाहिए पाकिस्तान में, सरकारी सतह पे मंदिर बन सकते हैं, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर मंदिर बन सकता है, मंदिर बन तो सकता है। अब चंदा जमा करने वाले इस वक्त हुक्मरान हैं, हर बात पे चंदा जमा करते हैं। कोई भी इबादत गाह चंदा जमा करके बनाई जा सकती है, मंदिर भी चंदा जमा करके बनाया जा सकता है। इमरान खान साहब अपील करें, हर मौजू के ऊपर वो अपील कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, मंदिर के लिए भी चंदा मांगे और बनवा लें, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए। चंदा जमा करके मंदिर बनाए जा सकते हैं। मामला यहाँ पर यह है कि कोई इस्लामी रियासत सरकारी सतह के ऊपर बुतखाना बना सकती है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत के अंदर सरकारी सतह के ऊपर कोई मंदिर बनाया? सवाल यह है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुल के फरमाते थे अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलेंगे, इस्लाम भी कहता है अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलेंगे। हकूक़ लें, अपनी इबादत गाह बनाएं, चंदा जमा करें, अपने पैसों से बनाएं, कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तानी लोग समझते हैं, हर पाकिस्तानी समझता है कि हमारे जो अक़लियती हैं, जो हमारे भाई हैं, वो अपनी इबादत करें। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि क्या सरकारी सतह के ऊपर मंदिर बन सकता है? क्या शरीयत ये इजाज़त देती है? क्या सुन्नत में ये है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, बहुत सिंपल सा सवाल है, मदीने की रियासत के अंदर सरकारी खजाने से मंदिर बनाया जा सकता है या नहीं? नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, जो कुछ आपने अक़लियत के हवाले से फरमाया या अक़लियतों के हवाले से फरमाया, बिल्कुल सही शरीयत के नुक्ता नज़र के मुताबिक फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो उठाते तो वो उनसे कहते हैं, अगर आपका मुतालबा है कि आपको मंदिर की जगह की ज़रूरत है तो जगह हम दे देते हैं, जो पाकिस्तान के रियासती पैसों से। मुफ्ती साहब, सरकारी ज़मीन भी क्या मंदिर बनाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे सकते हैं? क्या हमारे खुलफाए राशिदीन ने कभी अपनी तनख्वाह भी एडवांस के तौर पर ली? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है जो आप बात कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हाँ आ जाएं आप, हम आपको ज़मीन देते हैं, आप चंदा करें और बना लें। मेरे हिसाब से, जो जितनी मेरी अक्ल वो देती है, जितना मैंने पढ़ा, तालीम हासिल की, कि
कि मुमकिन नहीं है, आपको हर सूरत में अपने वसाइल से इबादतगाह बनानी है। हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी, हुकूमत उन लोगों को जो रुकावट डालने के लिए आएंगे उनको मौका नहीं देगी। ये है, ये सारी सूरत हाल है। आप खरीदें जगह, बनाएं मंदिर, कोई भी इबादतगाह, चर्च बनाए, कोई इजाजत को मसला नहीं है। ये मेरे तो हैरान हूं कि इमरान खान साहब चंदा जमा करने के चैंपियन हैं, बचपन से चंदा जमा करते आ रहे हैं, जवानी से चंदा जमा करते आ रहे हैं, यहां क्यों सरकारी पैसा दे रहे हैं और रियासत मदीना की बात भी कर रहे हैं। अब वो रोक तो दिया है, मनसूख हो गया, मुलतवी हो गया है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये किसने कहा उन्हें कि मैं सरकारी जमीन दे दूं, सरकारी पैसा दे दूं, मंदिर बना लूं? ऐसी शोहरत का, ऐसे ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनने का फायदा क्या है? बिल्कुल, मैं आपकी बात की तायीद करूंगा। यानी वो सरकारी जमीन जो है वो भी उनको ना दें। आपने मेरी नुक्ता नजर की तस्दीक फरमा ली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ और सलाम पेश कर रहा हूँ। बल्कि वो उनसे कहें कि भाई आपको जमीन की जरूरत है तो आपको जहाँ अगर आपकी बरादरी है और वहाँ कोई आपको मसला है तो आपको जमीन की जरूरत है तो आप हमारे इदारों के पास आ जाए, वो इदारे से वो जगह वसूल करे, उन पर पैसे दें, उस पर रकम खर्च करे, फिर वो मंदिर बना दें। और मंदिर बनाने में अगर आपको कोई मुश्किलात है तो अक़लियतों के हुकूक के हम मुहाफिज हैं, वो हम करेंगे। अगर आपको कोई पुरानी मंदिर है उसमें कोई डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, उसकी तस्दीक भी आपके लिए करा लेंगे। लेकिन रियासत के मदीना में कभी मंदिर नहीं बनाए गए, न मंदिरों के जो इन चीज़ों की कभी हौसला अफजाई की गई है। ये एक ऐसा नुक्ता नजर है कि कुछ जो है ना मंदिरों के लिए तोड़ने के लिए गए थे सरकार महमूद गजनवी सोमनाथ को जो है गिराने के लिए, और ये यहाँ सोमनाथ बनाने के लिए जा रहे हैं। ये तारीख में अपना क्या नाम लिखवाना चाहते हैं। करतारपुर में भी इन्होंने इतना बड़ा वो बनाया, आपको उसकी ज्यादा तफसीलात होंगी, उस पर जो है सरकार का बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया। यहाँ पर भी ये लोग अगर ये इस तरह कर रहे हैं तो ये उनकी चंदे में हम अपनी मस्जिदें खुद बनवाते हैं और मस्जिदों के लिए भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के लिए फिर ये हमारे मदरसा, मैंने आपको बताया था कि मेरे मदरसे में 600 असातिज़ा है, सिर्फ 600। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बात क्लियर हो गई, आपको आइंदा भी प्रोग्राम में देंगे। नुक्ता ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सरकारी रकम से ना ज़मीन दी जा सकती है किसी मंदिर को, किसी भी इबादतगाह को अक़लियतों के लिए, और ना ही सरकारी फ़ंड में से पैसे दिए जा सकते हैं। हाँ, अक़लियतों के हकूक़ के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बातें कहीं, जो तकारीर कहीं, उसके ऊपर हुकूमत पाबंद है। 73 के आइन के तहत भी ये पॉसिबल है, मंदिर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कॉल दे सकते हैं, चंदा जमा करें, जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वो कॉल देते हैं, मंदिर के लिए भी कॉल दें, चंदा जमा करें, चंदा जमा करने के बाद ज़मीन ख़रीदें और मंदिर बनाएँ। इस्लामाबाद के अंदर कहा जाता है कि 3000 के करीब इस वक्त हिंदू बिरादरी से मुतालिक पाकिस्तानी रह रहे हैं, लेकिन नादरा के मुताबिक 134 हिंदू रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद में। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।